मिस हरीम अफंदी ग्रुप का बॉस मैं हूं। आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मीटिंग कैंसिल करने की? फाहद अफंदी का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। सॉरी सर, आप सुबह 8 बजे सो रहे होते हैं इसलिए। शट अप। आप मेरी सेक्रेटरी हैं, बीवी बनने की कोशिश मत करें। इसके हितक भरे अंदाज पर हरीम की आंखें भर आईं। वो सख्त मजबूरी में नौकरी कर रही थी मगर आज इसका जब्त जवाब दे गया। वो इसी वक्त अपना रेजिग्नेशन लेटर जमा करवाती वहां से चली गई। बेटा गरीब की बद्दुआ नहीं लेते, इस लड़की को वापस रखो। दादी के एहसास दिलाने पर वो इसके घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते बच्चे ने इसे देखते ऐसे मुंह बनाया, गंदे अंतल। आपको मैं गंदा क्यों लगा? वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। क्योंकि आपकी वजह से मेरी मम्मा। आप मुझे ये बताएं कि आपने किस हैसियत से मीटिंग कैंसिल की है? पूरे ऑफिस वर्कर्स के सामने वो इस पर धाड़ा तो वो सहम कर 2 कदम दूर हुई। बड़ी बड़ी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थीं और लड़ते हुए लब किसी को भी अपनी जाने मतवज्जो कर सकते थे। इस वक्त वो पीच कलर की शर्ट पहने थी जिसके नीचे ढीला ढाला ट्राउजर और गले में डाला हुआ स्कार्फ इस पर अच्छा खासा जच रहा था। ऊंची पोनी टेल से निकलती हुई लटें इसके मासूम चेहरे को मजीद मासूम और सहरंगेज बना रही थी, जबकि मुकाबल इसकी मासूमियत से नजर हटाता हुआ बाकी सबकी जाने मतवज्जो हुआ। आफंदी ग्रुप का बॉस मैं हूं, यहां पर किसी की भी सरबराही नहीं चलेगी, डैम इट। और आप जरा मेरे ऑफिस में आइए। मजबूत कदम उठाता हुआ वो इसे हुक्म देकर अपने ऑफिस में चला गया, जबकि इसे सर उठाकर बाकी सबकी तरफ देखा था। कुछ इसे हमदर्दी से देख रहे थे तो कुछ के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। जो लड़कियां इसकी कामयाबी से हसद का शिकार थीं, इन्होंने आंखें मटकाते हुए एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और दांत पीसते हुए पांव पटक कर वो इसके ऑफिस की जानिब चल पड़ी। सुबह से वो इस शख्स को कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहे थे। आज 8 बजे इसकी मीटिंग थी और ये ऐसी मीटिंग थी जिसके लिए वो पिछले 2 हफ्तों से बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन जब 8 बजे उसने कॉल रिसीव करने के बाद हरीम को बताया कि वो सो रहा है तो ऐसे लगा शायद आज वो ऑफ लेगा, मीटिंग का मूड नहीं है। इसलिए इसे अपनी खुद साख्ता सोच पर अमल करते हुए मीटिंग कैंसिल कर दी, जिसका अजाला इसे भुगतना पड़ रहा था। अपनी आंखों से आंसू खुश करते हुए वो ऑफिस में एंटर हुई और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए सर झुकाकर खड़ी हो गई। अब शर्मिंदगी का क्या फायदा? जो नुकसान हो चुका है वो तो पूरा नहीं होगा। वो कुर्सी पर बैठा कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर अपनी चमकती हुई ब्राउन आंखों के साथ इसे देख रहा था। सलीके से बने हुए बाल, ऊंची खड़ी नाक और आमेजिश तलब लबों पर बिखरी हुई हल्की सी मुस्कुराहट की लहर जो देखने वाले को कश्मकश का शिकार कर दे, जबकि हरीम इसके सामने सर झुकाकर खड़ी थी। सॉरी सर, मुझे लगा आप मीटिंग अटेंड करने का इरादा नहीं रखते। अपनी जल्दबाजी की वजह से वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। इस शख्स का गुस्सा था कि किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आज के बाद आप किसी भी जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगी, आपसे वही करेंगी जिसका हुक्म मैं दूंगा। इसने उंगली उठाकर इसे वार्न किया, जबकि हरीम की आंखों में चमकते हुए आंसू इसे साफ नजर आ रहे थे। आखिर इतनी जल्दबाज क्यों है? क्यों नहीं समझती आप बात को? पिछले 2 माह से वो इस लड़की के साथ मगजमारी कर रहा था। वो हमेशा से ऐसी थी, इसके मुंह से आधी बात सुनती और जाकर अमल कर देती, ये जाने बगैर कि इसका अगला हुक्म क्या होगा, और वो हमेशा इसे इसकी जल्दबाजी पर टोक देता। इंतहाई बेवकूफ लड़कियां आप, जिनके अंदर दिमाग नामी चीज ही नहीं है। इसके गुस्से से टिमटिमाते हुए चेहरे को देखकर इसे मजीद गुस्सा दिलाने के लिए इस बार वो इसे जिच कर रहा था ताकि इसकी हद बर्दाश्त को देख सके। और हरीम जो अपने सामने किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करती थी, न जाने कितनी देर इसे इस शख्स का सख्त रवैया बर्दाश्त कर रही थी। सर उठाकर इसकी आंखों में देखा और अगले ही लम्हे दांत पीसकर फनकारे, अब बस कर दें, अब जान लेंगे अब मेरी। और वो अच्छा खासा हैरान हुआ। सॉरी, टेबल पर रखी हुई फाइल को उठाकर इसने मुकाबिल के सामने पटक दिया। कब से बातें किए जा रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। चुपचाप, आप जैसे अमीरजादे दूसरों को कीड़ा मकोड़ा तस्वर करते हैं। इसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सामने बैठे हुए शख्स के लिए हैरत और गुस्से का बायस थी। मिस हरीम, इसने उंगली उठाकर ऐसे बाज रखना चाहा, लेकिन इस बार हरीम की भी उंगली उठ गई। बस अब आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। जब आप वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते तो मुझे क्लाइंट्स की कॉल्स का जवाब देना पड़ता है।
इतने बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं आप, और आपको मालूम नहीं कि अगर 8:30 बजे मीटिंग है तो आपको 8 बजे बिस्तर से उतर जाना चाहिए, और बातें सुना रहे हैं मुझे। वो फहद अफंदी के सामने इस कदर फनकार कर बात करने वाली पहली लड़की थी, वरना आज तक जो इसके सामने ऊंची आवाज में बात करता वो इसे मुट्ठी से मसल कर रख देता। लेकिन ये सुर्ख तमतमाते हुए चेहरे के साथ इसे बातें सुनाती हुई लड़की ऐसे ठहर जाने पर मजबूर कर रही थी। चाहे इसका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था, लेकिन फिर भी वो इसके लड़ते हुए लबों को देख रहा था जो इंतहाई दिलकश लग रहे थे। मुझे बेवकूफ कह रहे हैं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है, सारा दिमाग तो आप खा चुके हैं मेरा। देखें कैसे हट्टे कट्टे बैठे हैं। फहद अफंदी की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो धारते हुए उठा, लेकिन अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मोहतरमा ने टेबल पर दे मारी और 2 कदम दूर होकर सर उठाकर इसे देखने लगी। रिजाइन कर दिया मैंने, कल से नहीं आऊंगी यहां पर। जान जाए लेकिन गरूर सलामत रहना चाहिए, और इसने भी अपनी अना और गरूर को सलामत रखा। लेकिन ये फहद अफंदी का ऑफिस था। इसने आगे बढ़ते हुए इसके बाजू से दबोचकर इसे अपनी जानिब खींचा, और इसके गुस्से से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखकर वो अंदर से डरी थी। आंखों में भी खौफ की हल्की सी लहर जगमगाई, और मुकाबिल ने दांत पीसते हुए इसे कच्चा चबा जाने का इरादा किया। खबरदार, अब अगर आपने अपनी जुबान इस्तेमाल की तो आपकी जुबान गुद्दी से खींच दूंगा मैं। वो झुककर इसकी आंखों में देख रहा था और फिर झटके से इसे दूर कर दिया। गेट आउट, अभी और इसी वक्त निकल जाए यहां से, और दोबारा मुझे नजर मत आइएगा। सारे ऑफिस के सामने वो इसे अच्छी खासी तजलील का निशाना बना चुकी थी। चाहे इसने दिल के उबले फोड़ लिए, लेकिन अभी तक इसे अफंदी पर इतना गुस्सा था कि बस नहीं चल रहा था कि वो गन उठाकर इस शख्स को शूट कर देती। आखिर वो होता कौन है इस तरह तजलील का निशाना बनाने वाला। वापसी पर रिक्शे में बैठते हुए अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ कर वो साफ करती रही। आवारा, कमीना इंसान, कितना घटिया है। मुसीबत गले पड़ी हुई थी मेरी, अच्छा हुआ जो जॉब छोड़ दी मैंने, वरना ये बेदिमाग शख्स मेरा दिल बंद कर देता। बड़बड़ाते हुए वो अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्सा मतवातर बढ़ता जा रहा था। सुर्ख हारिस इस वक्त मजीद सुर्ख थे और बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। घर में दाखिल होते वो सीधा अपने कमरे में गई, झटके से दरवाजा बंद करके बेड पर गिर गई। अभी तक इसके मुंह से फहद अफंदी के लिए सिर्फ गुस्सा ही निकल रहा था, बददुआएं, गालियां, और जो इससे आता था इसने कह दिया। एक इत्मीनान था कि इसने जॉब छोड़ दी है, और दूसरी तरफ एक अजियत और बेबसी थी जो अंदर से इसे मजीद भड़का रही थी। अब इसे एक बार फिर जॉब की तलाश में निकलना पड़ेगा। कितना आवारा शख्स है, एक छोटी सी गलती पर इसे इस तरह झाड़ कर रख दिया। ये सोचते सोचते न जाने किस वक्त वो नींद की वादियों में उतर गई, इसे अंदाजा ही नहीं हुआ। इसकी जानिब से एक चैप्टर का इख्तिताम हो चुका था, ये जाने बगैर कि कभी कभी जिंदगी में हमें इन्हीं लोगों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है जिन्हें हम बेदर्दी से अपनी जिंदगी से निकाल चुके होते हैं, जिनका नाम भी सुनना नहीं चाहते। और इस वक्त इसकी जिंदगी में ऐसा एक ही शख्स था, और वो फहद अफंदी था। इसने गुस्से का इजहार करते हुए इसे ऑफिस से निकाल तो दिया था, लेकिन आज जिस तरह वो इसके सामने डटकर खड़ी हुई, जिस तरह इसे सवाल जवाब किए, ये बात बार बार इसके जहन की स्क्रीन पर उभर कर इसे चौंक जाने पर मजबूर कर रही थी। कितनी मासूम थी वो, मजाल है जो कभी बेजा जुबान का इस्तेमाल किया हो, और जिस वक्त जुबान का इस्तेमाल किया इस वक्त फहद जैसे शख्स को खामोश करवा दिया। सारा दिन वो इसी के मुतालिक सोचता रहा, जितना सर झटकने की कोशिश करता बार बार इसकी आवाज कानों में गूंजने लगती। आपने मेरा सारा दिमाग खा लिया, इसलिए तो इतने हटे कटे बैठे हैं। और ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट इसके लबों से फिसलती चली गई। इतना तो यकीन हो चुका था कि अब इस ऑफिस में इंटरनीटीन करने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। वो वाहिद लड़की थी जिस पर अपना मसनूई गुस्सा दिखाकर वो भी इसे दांत पीसने पर मजबूर करता, और फिर इसके तासुरात से महसूस होती निगाहों से देखकर मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता। क्या बात है, आज थोड़े परेशान हो। ये डिनर का वक्त था। सरबराही कुर्सी जीनत खानम ने संभाल रखी थी, और इनके साथ बैठकर बिरयानी के प्लेट में से खाते हुए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था जब जीनत बेगम ने पूछ लिया, कुछ नहीं, बस आज एक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया और अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस से निकाला। फिलहाल तो ये 2 बातें हैं जिनकी वजह से थोड़ा अपसेट हूं। जीनत खानम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखा। कोई बात नहीं,
कभी कभी हो जाता है ऐसा, ज्यादा सर पर सवार मत करो। अपने खूबरू शहजादे को वो कहाँ इतनी गहरी सोच में देख सकती थी, जिसके माथे पर बिखरे हुए बाल इसे इस कदर दिलकश बना रहे थे कि सुर्ख लबों से नजर हटती तो इन चमकदार फिसलते बालों पर चली जाती, जिन्होंने काफी हद तक इसकी आंखों को भी छुपा रखा था। और सेक्रेटरी को क्यों निकाल दिया? कोई गलती हुई थी इससे? वो हमेशा इस बात के खिलाफ थी कि वो घर या ऑफिस के मुलाजमीन से गलत रवैया इख्तियार करे या किसी के साथ भी सख्ती से पेश आए। बस इसकी ज़हनी कैफियत कभी कभार बदलती तो वो किसी को भी झाड़ कर रख देता, और जीनत बेगम इस बात से खाइफ हो जाती। जी, मेरी इजाजत के बगैर इसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। काफी चड़प जुबान लड़की है, वो अभी इत्मीनान से बात कर रहा था और गुस्सा पूरे चेहरे पर नहीं था। और तुम? इनके इस तरह पूछने पर वो नाराजगी से इन्हें देखते हुए दोबारा खाने की जानिब मुतवज्जो हो गया। आपको हमेशा मुझ में गलतियां क्यों नजर आती हैं? इसकी प्लेट अब खत्म हो चुकी थी। नेपकिन से हाथों को थपथपाता वो मोहब्बत से इनका चेहरा देख रहा था, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने इस सारे लोगों के सामने जलील किया होगा। इनका तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा। इसे इस बात का तो अंदाजा था कि इसकी दादो इससे ज्यादा इसे जानती है, लेकिन इस हद तक वो इम्प्रेस हुआ। अपनी उंगलियों से माथे पर पड़े बालों को पीछे हटाकर हल्का सा मुस्कुराया और कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाकर आंखों को चमकाते हुए ने देखा, मैंने ठीक कहा ना? कितनी बुरी बात है ये। अब इन्हें अफसोस हो रहा था, इन्होंने हरगिज भी इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी। और आप ये तो नहीं जानती कि इस लड़की ने मुझे क्या कहा। आप सुन लेती तो यकीनन गश खा जाती। इस बात को वो ज्यादा तस्लीम नहीं कर सकती थी कि इनके पोते के सामने कोई अपनी जुबान खोलता। वो जितना जिद्दी था, अड़ियल, खुदसर और गुस्सीला, हर कोई इससे पनाह तलब करने के बाद मुड़ जाता होगा। कौन जाके इससे बहस लगाकर अपने आप मगज मारी करे? एक बार मोहब्बत से समझा दिया करो। हमारे पास काम करने वाले लोग कितने मजबूर होते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता। किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। वही बातें जो जीनत खानम ने इसकी घुटी में शामिल की थी, लेकिन न जाने क्यों अब ये सारी बातें भूलता जा रहा था। एक गहरी सांस खारिज करते हुए ऐसे आंखों को बंद करके खुद को पुरसकून किया। ऐसे एक बार कॉल कर लेना, वापस बुला लेना। छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, कल तक बड़े दरख्त बनकर हमें ये साया फराहम करते हैं। मोहब्बत से इसे समझाते हुए इन्होंने भी अपना खाना मुकम्मल कर लिया और मुलाजमा को बर्तन समेटने का हुक्म दिया। वो इन्हें सहारा देकर इनके कमरे की जानिब बढ़ गया। जब तक इन्हें दवाइयां दी इनके पास बैठा रहा, तब तक बार बार जीनत बेगम यही कहती रही कि किसी भी वर्कर के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। इन्होंने ये बात इसकी तरबियत में शामिल नहीं की। वो जब भी कोई गलती करता तो दादू हमेशा नाराज हो जाती। इन्हें यूं लगता था जैसे इसके माँ बाप के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ पड़ी, और आज वो जो कुछ भी करता है वो सिर्फ इनकी तरबियत का नतीजा है। वो हमेशा खुद को जिम्मेदार समझ लेती, और इनकी तसल्ली के लिए इसने वादा कर लिया कि वो जरूर इस लड़की से बात करेगा। ना सिर्फ बात करेगा बल्कि इससे कायल करेगा कि वो वापस आकर ऑफिस ज्वाइन कर ले। और ये भी वादा किया कि आज के बाद वो किसी से भी गलत लहजे में बात नहीं करेगा। अब अपनी बात पर वो कब तक टिकने वाला था ये तो मालूम नहीं था, लेकिन अपने वादे की तकमील के लिए इसे एक बार इस लड़की को कॉल जरूर करनी थी, जिसका जवाब ना जाने क्या मिलता। तुम नहीं जानते इब्राहिम कितना गंदा इंसान था। वो मेरा तो दिल चाहा कि कोई चीज उठाकर इसके सर में दे मारूं। अपने सामने बैठे 3 साल इब्राहिम को वो सारा किस्सा सुनाते हुए बार बार इस शख्स की बात का तस्करा कर रही थी, और वो भी इस कदर इंतमाक से सुन रहा था जैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्सा हो। अपनी आंखों को मजीद खोले, इसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ हरीम के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैंने भी अच्छी खासी सुनाई, बस मुक्के मारने की कसर रह गई थी। अब जिस दिन हाथ आएगा वो भी पूरी कर लूंगी। और इसके पास था ही कौन इस छोटे से बच्चे के अलावा, इसलिए वो अपने दिल की सारी बातें इसके सामने कह देती, और ऐसे यूं लगता था जैसे इसके सीने पर सरक कर सोते हुए वो जब गौर से इसकी बातों को सुनता है तो इसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो बताओ, मैंने ठीक किया ना गंदे अंकल के साथ? इससे मुस्कुराकर आंखें मटकाते हुए इब्राहिम से पूछा, और इब्राहिम ने जोरों शोर से हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक किया आपने गंदे अंकल छात। वो भी जोरों शोर से इसका साथ दे रहा था, भरपूर इसकी हमायत कर रहा था। इससे यही तो करना आता था, क्योंकि इसे यही सिखाया गया था। और वो झुककर चटाचट इसके दोनों रुखसारों को चूमते हुए पीछे हटी। अब तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये मोबाइल पड़ा है, इसका ख्याल रखना और कमरे की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? इसे अच्छी तरह समझाने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गई।
कमरे से इसके निकलते इब्राहिम ने पास रखा हुआ मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। इधर से उधर उंगली घुमाते हुए वो अपना सबसे दिलचस्प अमल कर रहा था जो इसे सिर्फ और सिर्फ सुकून देता। जब अचानक किसी की कॉल आने लगी, कुछ देर तो वो हैरान और परेशान होकर मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा और फिर झांक कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि कोई भी नहीं आ रहा। और फिर यस का बटन प्रेस करते हुए इसने इसी अंदाज से कॉल रिसीव की जिस अंदाज से हरीम किया करती थी, और फिर बेफिक्री से मोबाइल कान से लगाकर गर्दन गिरा ली। वो साफ हरीम को कॉपी करता था हर मामले में, और इस वक्त भी वही कर रहा था। दूसरी जानिब से सलाम किया गया। वो चुपचाप सुनता रहा। क्या आप मुझे सुन रही हैं मिस? एक संजीदा सी आवाज मोबाइल से उभर कर इसकी समातों से टकराई और इसने मोबाइल कान से हटाकर एक नजर इसे देखा और फिर फनकारा, गंदे अंकल, ये आप हैं? मामा शायद बात ही करनी। अपनी जानिब से वो तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों उसे लगा कि जो भी गुस्से से इसकी मामा से बात करेगा वो गंदा अंकल ही होगा। और कुछ देर के लिए मुकाबिल गहरी खामोशी का शिकार खड़ा रहा। ये कोई छोटा बच्चा था जो इसे गंदा अंकल कहकर मुखातिब कर रहा था और साथ ही साथ इस बात की भी तस्दीक चाह रहा था कि वो इसकी मम्मा से बात करना चाहता है। मम्मा, वो इस लफ्ज पर अटक गया। क्या वो शादीशुदा थी? इसके बच्चे भी थे। ऐसे सिर्फ और सिर्फ हैरत हो रही थी कि वो इतनी कम उम्र और मासूम नजर आती कि वो कभी मान ही नहीं सकता था कि वो शादीशुदा है। हरीम आपकी मम्मा है? इसने तस्दीक के लिए पूछ लिया और उस बच्चे ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर इसे ऊंची आवाज में बताना शुरू कर दिया, वो मेरी मम्मा है। गंदे अंकल, मेरी मम्मा को डांटा करे, गंदे बच्चे। इसने कुछ इसी अंदाज से कहा कि मुकाबिल ना चाहते हुए भी मुस्कुराया और फिर इसकी मुस्कुराहट कहके में बदल गई। वो ना जाने कितनी देर पागलों की तरह हंसता रहा। वो इसे अंकल कहने के साथ साथ गंदा बच्चा भी कह रहा था। वो शायद इसका बेटा था या जो भी, लेकिन इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल बिस्तर पर उछाल दिया। अपनी दादों की बात मानते हुए वो कॉल कर चुका था और अब ना सिर्फ इसे वादा तोड़ने का खौफ नहीं था बल्कि एक तीर से दो शिकार हुए थे। एक तरफ हरीम ने कॉल नहीं उठाई बल्कि इसके बेटे ने उठाकर बात कर ली। अगर वो उठाती तो इसे माजरत करना पड़ती, यूं ही बातें बताना पड़ती और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि इसे ऐसा नहीं करना पड़ा। कमरे में आने के बाद हरीम ने इसके हाथों से मोबाइल उचक लिया। वो बताता रह गया कि बात करनी है, गंदे अंकल से, इसे डांटना है, लेकिन हरीम ने इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर इसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। वो साथ साथ खाना खा रहा था और साथ साथ हरीम से फेवरेट स्टोरी भी सुन रहा था। वो मुकम्मल एक्सप्रेशंस के साथ इसे कहानी सुनाती जा रही थी और सामने बैठा हुआ इब्राहिम इसकी कहानी में डूबता चला जा रहा था। आज तक इसने यही तो सीखा था, कहानियां बनाना, और इसलिए जिंदगी ने इसे अपनी कहानी में इस कदर फंसा डाला कि ना ही कोई निकलने का रास्ता था और ना ही अंदर धंसने का। बस एक जगह अटक कर वो अपने लिए रास्ता तलाश करने की कोशिश में थी और रास्ता इतना ही दूर होता जा रहा था। वो गौर ही नहीं कर पाई कि मुकाबिल है इसे कॉल की या नहीं। कुछ देर इब्राहिम से बात करती रही और फिर मोबाइल बंद करके इसने साइड टेबल पर रखा और सोने के लिए लेट गई। बाहर जाकर वो भाभी से मगजमारी तो नहीं कर सकती थी और ना ही इनके गैर जरूरी सवालात का जवाब दे सकती थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती। इब्राहिम भी इसके करीब लेटा हुआ था, इसके मुलायम बालों में उंगलियां चलाते हुए वो आने वाले दिनों के बारे में सोच रही थी जो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात लेकर आने वाले थे। ऐसा ऐसा इसकी आंखें बंद होती चली गई और नींद पलकों पर उतरकर पूरे वजूद पर काबिज हो गई। अगले आने वाले 2-3 दिनों में इसने इधर उधर कॉल करके पता कर लिया, लेकिन कोई भी ऐसी जॉब नहीं थी जो इसे फौरी मिल जाती और भाभी के ताने भी उरूज पड़ते। वो कहाँ इसके अखराजात बर्दाश्त कर सकती थी। ऐसे जल्द से जल्द अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना था। थक हार कर इसकी सुई फादा फंदी पर आकर अटक जाती। वो दोबारा नाकामियों का जिम्मेदार इसे ठहराकर खुद को बरी जमा कर लेती। हालात ने इसे इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि अब इसके लिए सुकून का कोई लम्हा रहा ही नहीं था। हर वक्त वो चिड़चिड़ेपन का शिकार रहती, बड़बड़ाते हुए अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कम करती। कोई नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर वो कुछ देर के लिए अपने तमाम दर्द बयान कर लेती। कोई भी नहीं। इस भरी दुनिया में सिर्फ वो थी और इसके साथ इसका खुदा था। इस रोज लिफ्ट से नीचे उतरकर वो बाहर की जानिब बढ़ रही थी जब इसने अंदर आते हुए फहद अफंदी को देखा और इसकी रगे जराफत भड़क उठी। इसके साथ इसके 2 दोस्त भी थे, डिसेंट से सूट बूट में मलबूस। वो हमेशा की तरह मरकज़े निगाह बना हुआ था।
वो कुछ देर इसे देखती रही और फिर अंदर की वहशत और गुस्से को कम करते हुए जानबूझकर दूसरी से देखते हुए इसके करीब से गुजरी। और सिर्फ एक हादसा था, किसी हादसे की तरह, चाहे इसे जानबूझकर रोनमा किया गया, लेकिन जाहिर हादसा ही किया गया। इसका शाना जरा सा फहद से टकराया और वो लड़खड़ा कर गिरी। दूसरे लम्हे फहद ने इसे संभाला था, लेकिन इसके संभालने के बावजूद वो फर्श पर गिर गई। ये एक सोची समझी साजिश थी। इस वक्त उसके सामने इसका बॉस नहीं था, बल्कि एक शख्स था जिस पर भड़ास निकालकर वो अपने अंदर सुकून पैदा कर सकती थी। इसने फहद के सीने पर दोनों हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर धकेल दिया। फहद कुछ देर के लिए बेयकीनी से इसे देखता रहा। आप यहाँ भी आ गए अपनी इजारादारी कायम करने के लिए। आखिर आप पैसे वाले अमीरजादे अपने आप को समझते क्या है? ना कोई बात थी और ना ही कोई बात की जड़। इसने वो बहस पकड़ी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर उधर से गुजरने वाले लोग इसकी ऊंची आवाज पर मुतवज्जो हुए और वो शख्स खुद भी अच्छा खासा गड़बड़ा कर रह गया। वो हरीम को पहचान चुका था, इसकी आंखों में उबलते हुए गुस्से को भी पहचान चुका था और इसके गुस्से की वजह से बखूबी वाकिफ था। मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। औरतों के करीब आकर इन्हें हाथ लगाने में सुकून आता है आपको। वो इसके सामने खड़ा रहा, इसके तासुरात को देखता रहा। कितना दिल चाह रहा था कि वो गर्दन दबोच कर इसे उठाकर फर्श पर दे मारे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इधर उधर से गुजरते हुए लोग मुतवज्जो हुए। कुछ लोगों ने बातें की, सरगोशियां की, तमाशा देखते हुए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बेकार था। वो बस यब तक इस लड़की को फनकारते हुए देखता रहा जो अपने अंदर की सारी भड़ास निकालकर इसे आंखों आंखों में वार्न करती वहां से निकल गई। वो देर तक इसकी पुष्ट को देखता रहा। यार ये क्या लड़की थी, अच्छी खासी कुत्ते खानी हो गई है तुम्हारी। नोरेस ने कोहनी मारते हुए से मजीद शर्मिंदा किया और वो हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मुश्किलात को दावत दी थी। वो भी नहीं जानती थी कि वो शख्स जिद का कितना पक्का है। आज जो कुछ इसने किया था नाकाबिले माफी गुनाह था। फहद अफंदी कभी भी ये नहीं भूल सकता था। वो जानता था कि वो इसे बदला लेकर रहेगी, सिर्फ इसे ये एहसास दिलाकर रहेगी कि वो इसे जहां भी दिखेगी जलील करके रख देगी। कितनी अजीब थी वो। हालांकि वो इसे कॉल भी कर चुका था, लेकिन इसकी जिद और खुदसरी का ये आलम था कि वो नमक हरामी पर उतर आई। बगैर शॉपिंग किए वो इनके साथ ही बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठने तक इसके अंदर एक उबाल था, एक वहशत, लेकिन फिर बड़ी दलेरी के साथ इसने खुद को काबू कर लिया। इसने सब कुछ बड़ी अक्लमंदी से सुलझाना था और आगे क्या करना था इसके बारे में वो पहले प्लानिंग कर चुका था बस। और वो शाम थी इस कदर सहरंगेज के इस शाम में वो किसी नशे में मस्त होकर इधर से उधर इतराती फिरती रही। कितना सुकून आ रहा था इससे कि इसने इतने लोगों के सामने मुकाबिल को झाड़ कर रख दिया, चाहे 2 मिनट के लिए सही, लेकिन इसके तासुरात इतने जानदार थे कि वो अंदाजा लगा सकती थी कि इसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। काश के थोड़ा और वक्त मिल जाता, काश के वो इस शख्स से बहस लगाता और वो इस मामले को मजीद फैलाती, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो खुद इस बात पर हैरान थी कि इस शख्स का खामोश रहना बनता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों वो खामोश रहा। इस शाम इनके दरवाजे पर होने वाली दस्तक आम दस्तक नहीं थी, वो एक सोची समझी चाल थी। जी मेरा नाम फहद अफंदी है, अफंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक और मिस हरीम का बॉस। इसने बड़ी तफसील के साथ दरवाजे पर आने वाले सरफराज को अपना तारुफ करवाया और सरफराज कुछ देर नासमझी से इसे देखता रहा और फिर मरवतन मुस्कुराया। जी जी सर, प्लीज अंदर आइए। वो अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन इनके दरवाजे पर क्या करने आया। हालांकि हरीम ने उसे कोई ठोस वजह नहीं बताई थी कि वो जॉब छोड़ चुकी है, लेकिन ना जाने क्यों अंदर ही अंदर इसे यकीन था कि ये जॉब भी हरीम की अपनी गलती की वजह से गई होगी। आप? वो लाउंज में आमने सामने बैठे थे जब इसने सरफराज से पूछा और वो मासूद करते हुए गड़बड़ाया। वो अपना तारुफ करवाना ही भूल गया था। इससे खुद से अंदाजा हो रहा था जैसे वो हरीम का शौहर होगा। अगर ये इसका घर है तो इस घर से इसके शौहर का निकलना बनता है। जी मैं हरीम का भाई हूँ, बड़ा भाई सरफराज सुल्तान, यानी वो अपने भाई के घर में रहती थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो बामुश्किल मुस्कुराया। जुनैरा ट्रे में चाय और लवाजमात उठाकर अंदर दाखिल हुई और इसके पीछे हरीम भी दाखिल हुई। वो तो ये सुनकर हैरान थी कि कोई इससे मिलने आया था, लेकिन कौन? लेकिन अंदर बैठे हुए शख्स को देखकर इसे यूं लगा जैसे इसे जेरे जमीन दफन कर दिया गया, जैसे घर की छत धड़ाम से इसके सर पर आ गिरी हो। मिस हरीम, मैं आपसे कहने आया था कि थोड़ी नोकझोंक हर जगह हो जाती है और आप अगर कहेंगे तो मैं आपकी सैलरी भी डबल कर दूंगा, लेकिन हमें आप जैसी वर्कर की बहुत जरूरत है।
आप प्लीज कल से लाजमी आइए। अभी दोपहर में सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, सिर्फ अपनी अना की जिद पर वो इसकी जानदार बेइज्जती करके आई थी और वो शख्स इस वक्त इसके सामने बैठा इससे डबल सैलरी की पेशकश कर रहा था। मामला इतना भी सीधा नहीं था जितना सीधा नजर आ रहा था। ऐसे नफी में सर हिलाना चाहा वो सर दरअसल इस वक्त सरफराज के सामने कोई भी बात बनाना बिल्कुल बेकार था, जबकि जुनैरा की नजर इसी पर जमी हुई थी। अगर आपको परमिशन का मसला है तो आपके भाई मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, या फिर आपके हस्बैंड। हालांकि कहीं भी मेंशन नहीं था, ना इसने कभी अपने नाम के साथ मिसेस हरीम फला फला लगाया था, लेकिन इस बच्चे की बात सुनने के बाद ना जाने क्यों इसे लगने लगा था कि इसे इस मामले की भी तस्दीक कर लेनी चाहिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हरीम अनमैरिड है। सरफराज ने फौरन तस्दीक कर दी और वो कुछ लम्हे ठहर कर ऐसे देखता रहा। चले, इस बात की भी तस्दीक हो गई कि मोहतरमा की जिंदगी में अभी कोई नहीं आया था, इसलिए तो इतनी पटर पटर जुबान चलती थी सिर्फ इसकी जुबान को रोकने के लिए, सिर्फ इसकी जिद को तोड़ने के लिए वो यहाँ आया और इतना बड़ा लालच दिया कि इसे यकीन था इसके घर वाले किसी न किसी तरह से इसे कायल कर लेंगे, और वही हुआ। सरफराज ने कहा, अच्छी जगह भला क्यों नहीं जॉब करेगी? बिल्कुल जरूर करेगी। और हरीम बस इसे तेज नजरों से देखती हुई सर खुजा गई। वो उठकर जाने लगा जब इसने अंदर आते हुए एक छोटे से बच्चे को देखा जिसने हरीम के दोनों रुखसारों पर किस करने के बाद उछलकर सरफराज की गोद में बैठ गया। वो कुछ देर इस बच्चे को देखता रहा। जब सरफराज ने खुद इसका तारुफ करवाया कि मेरा बेटा है, ये हरीम को छोटी मम्मा कहता है। हरीम इसकी फूफो है, ज्यादातर हरीम के पास ही रहा करता है, सो इसे छोटी मम्मा कह लेता है। इसकी आंखों में उभरते हुए सवालों के सारे जवाबात तो सरफराज ने दे दिए थे। इस घर से बाहर निकलते हुए एक मुस्कुराहट इसने हरीम की जानिब उछाली, और वो मुस्कुराहट नहीं थी, तेजाब की टैंकी पर फेंकी गई माचिस की तीली थी, जिसने हरीम के अंदर एक ऐसा ब्लास्ट कर दिया कि इसने दुपट्टा खींचकर सर से उतारा और भड़क कर सोफे पर जा बैठी। भाई, आप मुझसे तो पूछ लेते कि मैंने जॉब करनी है या नहीं। वो कितनी बदमजा हो रही थी। सुने अपनी बहन की बातें, इसके अखराजात आसमान को छू रहे और ये जॉब नहीं करना चाहती। जुनैरा ने मुदाखलत करना जरूरी समझा। जब से जुनैरा इस घर में आई थी, इस घर का पूरा निजाम बिगड़ चुका था। इस घर की नौकरानी बना दिया था जुनैरा ने इसे, लेकिन मामलात इतने भी नहीं बिगड़े थे, वो भी अपनी जगह पक्की थी। जुनैरा को खड़ी खड़ी सुना देती, लेकिन इसे इतना तो अंदाजा था कि जॉब के बगैर जुनैरा इसे आराम से टिकने नहीं देगी। बहुत अच्छा शख्स है ये, और कंपनी बहुत अच्छी है, तो जॉब करने में क्या हर्ज है। हरीम वो भी हमेशा अपनी बेगम की जुबान बोलते थे, और वैसे भी बाजार जो कुछ नजर आ रहा था वो इसे देखकर ही कह रहे थे, और वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। कितनी बड़ी गलती की थी इसने इस शख्स के मुंह में हाथ डालने की। वो कैसे इसकी गर्दन को दबोचकर इसे फिजा में फड़फड़ाने के लिए छोड़ चुका था। इसे अंदाजा था रात भर वो अल्फाज सोचती रही कि इसे किन लफ्जों में सुबह से माफी मांगनी चाहिए, कि इस चेहरे के साथ इसका सामना करना चाहिए। काश वो यहाँ से कहीं भाग जाती, काश के रात कभी खत्म न होती और ना इसे दोबारा इस शख्स का सामना करना पड़ता। लेकिन ये सारी कहने सुनने की बातें थी। रात भी खत्म हुई और अगली सुबह सुनैरा ने दरवाजे को धड़धड़ाते हुए से जगाकर एहसास दिलाया कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। आज इसे दोबारा ऑफिस जाना है, सैलरी डबल और एक्स्ट्रा बोनस था, तो फिर तो जॉब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, चाहे वो मरे या जिए। जी मिस हरीम, आप यहाँ बैठे और मुझे तफसील से बताइए मेरी फितरत के बारे में, मेरे मजाज के बारे में और इन तमाम बातों के बारे में जिनसे आप ज़्यादा गाह हैं। इसके तासुरात इतने संजीदा और सख्त थे कि अपने लड़ते हुए दिल को थाम कर वो सर झुकाकर बैठी रही। हाथ वाज़े तौर पर कांप रहे थे और पलकों को उठाना दूभर था। सॉरी सर, इसके लबों से बस यही अल्फाज अदा हुए। वो यूं ही खड़ी रही जब वो मुकाबिल चलते हुए इसके करीब आया, इतना करीब कि इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो 2 कदम उठाकर पीछे चली जाती। इसकी खुशबू मुकाबिल के नथनों से टकराकर इसे न जाने क्यों एक एहसास बख्श रही थी और आंखें मीचते हुए कबूतर की तरह आने वाली मौत को गले लगाने से घबरा रही थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे सामने जुबान चलाएंगी तो आपकी जुबान गुद्दी से खींचकर बाहर निकाल दूंगा, याद नहीं रहा आपको? वो इसे दीवार के साथ लगा चुका था। इसकी दस्तरस में कांपते हुए वो आंसू बहाती और फरार का रास्ता तलाश कर रही थी। मुझसे गलती हो गई है, मेरी जुबान फिसल गई। इसने बेबुनियाद से बहाने तराशना शुरू कर दिए। मैं बस गुस्सा थी, नहीं बल्कि मैं गुस्सा नहीं थी, इसके मुंह में जो आता जा रहा था इसकी आंखों में देखती वो दोहराती जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी जॉब चले जाने की वजह से, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया।
ऐसे गुस्सा जरूर था, लेकिन न जाने क्यों वो जब इसके करीब आता तो सारा गुस्सा बुलबुला बनकर हवा में तहलील हो जाता। वो बस इसे टुकटुकी बांध कर देखता रह जाता। कितनी बातें बनाना आती थी इसे, कितने बहाने तराश लेती थी वो, और बहाने भी इतने क्यूट कि कोई मुस्कुराए बगैर न रह पाए। जबकि इसकी कुर्बत पर हरीम के चेहरे की रंगत सुर्ख अनारी होती जा रही थी। बेहतर आप ये भी कह दीजिए कि मैं बीमार थी, डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी जुबान मेरे कंट्रोल से निकल गई थी। आज के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने कोई गैर जरूरी काम या बात करने की कोशिश की तो आप सोच भी नहीं सकती कि आफंदी आपके साथ क्या करेगा। क्या? इसके चेहरे को सख्ती से दबोच कर इसे धमकी देते हुए वो अच्छा खासा डरा चुका था, जबकि जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाती हुई वो खुद को इसकी कैद से आजाद करवा कर बाहर निकल गई। इसके बाहर निकलते मुकाबिल ने कब से लबों में अटकी हुई मुस्कुराहट को बहाल किया। मोहतरमा और मोहतरमा के डायलॉग्स, इन्हें तो कॉमेडियन होना चाहिए। वो जानती थी वो जब तक यहाँ काम करती रहेगी वो शख्स किस न किसी तरह से इसे ये एहसास दिलाता रहेगा कि इसके लिए यहाँ रहना अजियतनाक बन जाएगा, और वो ये नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे। सारा दिन वो काम भी करती रही, खुद को इस शख्स की नजरों से भी बचाती रही, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग सा बहाना तलाश करती रही जो जाकर वो सरफराज को बताए और सरफराज इसे कल ऑफिस जाने की इजाजत ना दे। रास्ते में लड़के तंग करते हैं, हाँ ये कह दूंगी कि भाई को, और फिर इसे नफी में सरे ला दिया, नहीं वो कल से खुद छोड़ने आ जाएंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऑफिस में कोई लड़का तंग करता है, नहीं, ये भी बहुत घटिया बात है। किसी पर इल्जाम लगाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। इस चीज को भी इसने खुद ही रद्द कर दिया। किसी पर क्यों? इसी पर इल्जाम लगाऊं जिस पर मुझे लगाना चाहिए, फाहद अफंदी पर। यस, वो एक बार फिर आग से खेल रही थी, लेकिन इस बार इसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त थी। ठीक 2 दिनों के बाद इस शख्स की झाड़ और काम की बर्डन बर्दाश्त करते करते इसकी बस हो चुकी थी। न वो अब इसके सामने सर उठाकर बात कर सकती थी और न ये शर्मिंदगी खत्म होने का नाम लेती। वो ऑफिस में न जाने कितनी लड़कियों का क्रश था, ये बात तो वो भी तस्लीम करती थी कि वो इंतहा का हैंडसम था, लेकिन इस अकड़ू शख्स पर क्रश होना बहुत बड़ी बात थी। हरीम को तो ये सोचकर भी वहशत होती कि वो कभी किसी से शादी करेगा, किसी से प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, और वो मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला देती। ये शख्स सुहाग रात में भी अपनी बीवी के सामने लैपटॉप लाकर रखेगा और इसे लेक्चर सुनाने लग जाएगा। इन्हें तो लेक्चरर होना चाहिए था। इस टाइम वो ऑफिस आए तो अच्छी खासी मुरझाई हुई थी, खाना भी ठीक से नहीं खाया, और बिलाखिर वही हुआ जो वो चाहती थी। सरफराज ने पूछ लिया कि इसे क्या परेशानी है, इसकी तबीयत तो ठीक है। कुछ देर वो सर झुकाए उंगलियों को चट खाती रही। सरफराज मुंतजर निगाहों से इसे देखता रहा, और फिर इसने भरी भरी आंखों से सरफराज को देखा। मेरे बॉस का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है, बहुत तंग करते हैं मुझे, अजीब बातें करते हैं, अजीब नजरों से देखते हैं, मुझे नहीं जाना ऑफिस। जो कुछ इसे सोचा था हूबहू सरफराज के सामने वही दोहराया, और सरफराज हैरत से इसे देखता रहा। इस रोज तो ऐसा नहीं लग रहा था, और वो ना ही पहले इसके मुतालिक ऐसा कुछ सुना था। इससे शदीद हैरत हुई, ये इसे बहाने कर रही है सरफराज ताकि इसे ऑफिस ना जाना पड़े। जुनैरा ने भी मुदाखलत की और इसने मुंह बनाते हुए जुनैरा को मुकम्मल इग्नोर कर दिया। भाई मैं सच कह रही हूँ, वो और किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करते, बस मेरे साथ करते हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने इनकी गलत नजरों को पकड़ा है। बार बार करीब आना, टच करना, अकेले बात सुनने के लिए कहना, ये सब क्या है? वो जैसे जैसे बात करती जा रही थी सरफराज के चेहरे की रंगत सुर्ख होती जा रही थी। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी बहन के बारे में ऐसा सोचे या सोचने की गलती भी करे। तुम फिक्र न करो, सुबह से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, मैं खुद इस बात का कोई हल निकालता हूँ। सरफराज ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे कमरे में भेज दिया, और इसने कमरे में आने के बाद दरवाजे को अच्छी तरह बंद करके अपनी चीख का गला बामुश्किल घोंटा। वो कितनी पुरजोश लग रही थी, आखिर जो कुछ इसे सोचा वो कर दिखा। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तक वो बेचैन थी, कमरे में गोल गोल चक्कर लगाते हुए खुद को दाद देकर वो इस वक्त को एंजॉय कर रही थी। सबसे पहले इसने मोबाइल उठाया और इस शख्स का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब जब ऑफिस नहीं जाना तो इसका नंबर रखने की क्या जरूरत? अब तो सिर्फ आजादी थी, ना कोई फायदा अफंदी, ना कोई बातों से टॉर्चर करने वाला। अगले दिन तो पहले वो इस ऑफिस से गैर हाजिरी पर हैरान हुआ। जब इससे कॉल की तो पता चला कि इसका नंबर ब्लॉक हो चुका है। अब ये क्या नया ड्रामा था? वो जी भरकर बदमजा हुआ, लेकिन जिस वक्त इसे मालूम हुआ कि बाहर सरफराज नामी शख्स से मुलाकात करने के लिए आया, इसे फौरन इसे अंदर भेजने का हुक्म दिया था। वो बस हरीम नामी ड्रामे में
اچھی خاصی دلچسپی لے رہا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے, کیا کچھ کر سکتی ہے. وہ صرف اس کی ضد کو توڑنا چاہتا تھا. سرفراز نہایت غصے میں اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. آپ جانتے ہیں آپ کی کمپنی کا اور آپ کا بڑا نام ہے, لیکن یہاں آپ لڑکیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں, اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس نے چونکتے ہوئے سرفراز کو دیکھا. ایک لمحے میں یہ خیال کود کر اس کے ذہن میں چمکا کہ اس لڑکی نے ضرور اس کے خلاف کوئی محاذ گرم کر دیا تھا. وہ آرام سے بیٹھ جائے, ایسی مٹی سے ہی نہیں بنی. کیا مطلب ہے سرفراز صاحب؟ میں سمجھا نہیں. وہ بہت عاجزی سے بات کر رہا تھا. اس کی مغروری کہیں دور جا سوئی تھی. یہی کہ حریم نے ہمیں بتایا کہ آپ بات کرتے ہوئے غلط رویہ رکھتے ہیں, غلط نظر رکھتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں میں صرف آپ کو وارن کرنے آیا ہوں. اب سے وہ آپ کے آفس نہیں آئے گی, لیکن آپ نے کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا تو میں پولیس کے پاس ضرور جاؤں گا. یہ اس کی وہ بے یقین ہو کر بیٹھا رہا. یہ اس کی اچھائی کا صلہ تھا. وہ خود چل کر ان کے دروازے تک گیا, چاہے ضد میں, لیکن اسے اچھا خاصا پے کر رہا تھا. اور وہ لڑکی حد سے بڑھتی جا رہی تھی. وہ اگر اچھا کھیل رہی تھی تو نہیں جانتی تھی کہ مقابل بھی اس شعبے میں ایک کاریگر کھلاڑی ہے, جس نے اس کھیل میں نہ جانے کتنے لوگوں کو مات دے دی. وہ ایک دم سیدھا ہوا, ذرا سے شانے جھکا کر سرفراز کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. میں معذرت کرتا ہوں سرفراز صاحب, لیکن اب اگر حقیقت کھل گئی ہے تو مجھے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں حریم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرا اور کوئی غلط ارادہ نہیں تھا. میں صرف انہیں اپنی پسند کے متعلق بتانا چاہتا تھا. اگر انہوں نے غلط سمجھا تو پھر بھی مجھے معذرت کر لینی چاہیے. وہ شخص معذرت کر رہا تھا جس نے آج تک صرف معذرت کا نام سنا تھا, اور سرفراز حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا. آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اور ہمارے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس حقیقت کو تو کبھی چھٹلایا نہیں جا سکتا تھا کہ حیثیت میں وہ برابر نہیں تھے. میں ان ساری باتوں کو نہیں مانتا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اپنی دادوں کو لے کر آپ کے دروازے پر آ جاؤں گا, اور یقین کریں آپ کی بہن کے لیے مجھ سے زیادہ بہترین ہمسفر کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے سرفراز کو قائل کر لیا. سرفراز کو قائل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, لیکن حریم کے ایکشن کا اتنا خطرناک ری ایکشن ہوگا اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا. وہ اچھل کر 2 قدم دور ہوئی جب اس کے بھائی نے اس شخص کا مطالبہ اس کے سامنے رکھا. تم نے کہا وہ باقی کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتا, تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا اور اپنی دادوں کے ساتھ اس رشتے کے لیے آنا چاہتا ہے. وہ بے یقین ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی. اس نے صرف فرار حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا, اور مقابل اسے زندگی بھر کے لیے قید کرنا چاہتا تھا. نہیں بھائی, مجھے وہ شخص قبول نہیں ہے. میں یہ رشتہ ہرگز نہیں کروں گی. وہ صاف مکر گئی. سرفراز اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اطمینان سے دیکھا. میں تمہارے لیے جو بھی سوچوں گا بہترین سوچوں گا. تم ابھی بچی ہو, اس لیے ذہن پر زیادہ زور مت دو. نہیں, یہ نہیں کروں گی. میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی. ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے وہ خاصی بے قرار نظر آ رہی تھی. صوفے پر بیٹھا ہوا ابراہیم مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا. کیا ہوا مما؟ بالآخر اس نے پوچھے لیا. بہت برا ہو گیا مما کی جان, بہت برا ہو گیا میرے ساتھ. اس کا دل چاہا وہ اپنا حسین ترین چہرہ ہی پیٹ ڈالے, لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی. اب ابراہیم کے قریب آ کر وہ اسے اپنے لفظوں میں کہانی سمجھا رہی تھی, اور وہ چاکلیٹ کھاتا بس اسے دیکھتا رہا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی آسمان سے گرا کھجور میں اٹک جاتا ہے. جس کے ساتھ بھی سرفراز نے مشورہ کیا اس نے یہی مشورہ دیا کہ یہ بس ایک معجزہ ہے. ان کی بہن نے مقدر کھل رہے ہیں اور اسے اپنی بہن کے بچپنے پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا. تم جانتی ہو کہیں نہ کہیں میں نے تمہارے فرض سے سبق دوش ہونا ہے. تمہاری بھابھی تمہیں پسند نہیں کرتی, اور یہ چیز ہم دونوں کے درمیان تعلقات کو خراب کر رہی ہے. کیا تم اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے سرفراز محبت سے کہہ رہا تھا, اور وہ سر جھکا گئی. اس شام تو وہ اپنی دادوں کو لے کر ان کے دروازے پر نمودار ہوا. وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی. حالانکہ زنیرا نے کتنا کہا تھا کہ وہ باہر چلی جائے, لیکن اس نے صرف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اسے شدید بخار ہے. دادوں نے اپنے پوتے کی شادی کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا. اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کا باپ ہرگز اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھا. وہ بچپن سے اس پر اپنی مرضی مسلط کرتا آیا. حالانکہ اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ وہ الگ رہائش پذیر تھا, لیکن پھر بھی اس کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے اس کا باپ بننے کا کردار نبھا رہا تھا. اور وہ بھی اس روز ان کے سامنے اٹک گیا. مجھے ہر صورت اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے, چاہے اب جو بھی کر لے. میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں.
और वो जानते थे कि वो जितना भी जोर लगाएंगे वो इसी तरह अकड़ दिखाता रहेगा। सो इन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस रिश्ते के हवाले से ना ही इस छोटी फैमिली के पास जाएंगे और ना ही इस लड़की को अपनी बहू तस्लीम करेंगे। लेकिन इसे परवाह नहीं थी, वो दादो के साथ इनके दरवाजे पर था। पहले से कई ज्यादा इनकी इज्जत अफजाई की गई। दादो ने मुहाजिर तरीके से मुतालबा सरफराज साहब के सामने रखा और इन्होंने भी बगैर वक्त जाए किए इकरार कर लिया। इन्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। वो शख्स मैच्योर था, अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाला, अक्लमंद, संजीदा मिजाज, और इन्हें क्या चाहिए था। धड़कते हुए दिल और फैले हुए वसवसों के साथ इसने भी खामोशी इख्तियार कर ली और कोई चारा था भी तो नहीं। सरफराज ने बगैर कोई इजाफी बहस और मुबासा किए वो रिश्ता तस्लीम कर लिया। वो इस हक में नहीं था कि लंबी लंबी मंगनियां की जाएं। इससे निकाह करना था और ठीक 2 हफ्तों बाद एक शाम निकाह की एक छोटी सी तकरीब का प्रोग्राम भी फिक्स कर लिया गया। सरफराज इस बात पर मुतमईन था कि वो अपनी बहन के फर्ज से सबकदोश हो जाएगा और मुकाबल इस बात से मुतमईन था कि इसे वो चुलबली शौक लड़की अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर मिलने जा रही थी। वो इसे जिच करना चाहता था, वो इसे तंग करना, इसे गुस्सा दिलाना, इसके खिलाफ बातें बनाना। लेकिन हकीकत ये थी कि वो इसके दिल से वाकिफ था और इस रिश्ते को जिंदा दिली से तस्लीम कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो चंद बातों को निशाना बनाते हुए इस रिश्ते को सर पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसने अपनी दादों से वादा किया कि वो किसी तरह का बदला लेने के लिए या कोई मसाइल पैदा करने के लिए ये निकाह नहीं करना चाहता, बल्कि इसे हकीकत में वो जंगली बिल्ली अपनी जिंदगी में शामिल करनी है जो इसके टक्कर की है। ऐसे ऐसी तो लड़की चाहिए थी जो इसके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाए, डरने वाली घबराने वाली लड़कियों से हटकर एक ऐसी लड़की जिसके मुकाबले बाजी पर उतरते हुए से मजा आए। आने वाला हर दिन इसे बेचैन और परेशान किए हुए था। इसका राब्ता इस शख्स से नहीं था और ना इसमें हिम्मत थी कि वो खुद से राब्ता कर सकती। एक खौफ था, ऐसे यूं लगता था जैसे वो इसे किसी बदले की आड़ में लेकर जा रहा है, इसे सारी जिंदगी अपने करीब नौकरानी बनाकर रखेगा। वरना इतने बड़े घर का लड़का कहाँ मुमकिन था कि वो इतनी छोटी लड़की को अपने घर की मलका बनाकर ले जाता। घर भर में शादी की तैयारियां शुरू थी। इसने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन फिर भी जुनेरा और सरफराज इसे चीजें दिखाते। इन्होंने इसे कायल किया था कि वो खुद जाकर अपने लिए निकाह का जोड़ा लेकर आए, लेकिन इसने इनकार करते हुए सरदर्द का बहाना बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो खुद जाकर अपनी मर्जी से निकाह का ड्रेस लेकर आया। ये लाइट पिंक कलर का शरारा था जिस पर गोल्डन वर्क हुआ था। इसकी दिल फरेबी ऐसी थी कि जो भी इसे पहनता इसके वजूद पर जचता, और इस शाम ऐसे मेहंदी लगे हाथों के साथ वो शरारा पहन लिया। इसके हाथों पर जगमगाता हुआ फहद अफंदी का नाम दिल की धड़कनों को बढ़ा तो रहा था, लेकिन लबों को कुचलते हुए वो न जाने किस वहम का शिकार हो जाती। खुद को लाख तसलियां दे लें, लाख दिलासे दे लें, लेकिन यहाँ ना कोई तसली काम करती थी और ना कोई दिलासा। धड़कते हुए दिल के साथ इसने आईने में अपना अक्स देखा। वो हसीन लग रही थी। इब्राहिम इसकी गोद में बैठने की कोशिश में था। उसने झिझकते हुए इसके मासूम फूले हुए गालों को चटाचट चूम लिया। मम्मा आप चली जाएंगी गंदे अंतल साथ। वो आज भी इसे गंदा अंतल ही कहकर मुखातिब करता। नो मेरी जान, सिर्फ अंकल। इसके मासूम लबों पर उंगली रखते हुए इसने दुरुस्त किया। अगर वो शख्स सुन लेता कि इब्राहिम भी इसे गंदा अंकल कहता है तो जरूर इसकी शामत ले आता, क्योंकि इसे मालूम हो जाना था कि ये सारी कारीगरी इसकी होने वाली बेगम साहिबा की है, जो ऐसी बातों में मशहूर होकर बड़ी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। वो इसके पहलू में आकर बैठी इस लम्हे से अपने माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। वो बहुत छोटी थी जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ। इसके बाद इसके बाप ने बड़ी मोहब्बत से इसकी और इसके भाई की परवरिश की और हमेशा इसे शहजादी बनाकर रखा। आंखें बार बार नम हो रही थी। इस छोटी सी तकरीब को भी बहुत सहरंगेज बना दिया गया था। हल्की हल्की आवाज में चलता हुआ म्यूजिक और सहज सहज कर आती हुई वो आगे बढ़ा और मोहब्बत से इसे थाम कर एक जानिब बैठा लिया। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लड़खड़ा रहा था। सारी कहानियों और नफरतों को भुलाए जुनेरा इसके करीब खड़ी थी। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अगर माँ बाप के साथ भी रहते हैं तो भी हमारी तुर्श कलामी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप जिनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते कभी सुधरने की कोशिश ही ना करें। कोशिश जरूर इंसान को कामयाब करती है और ना इंसान हमेशा से एक जैसा रहता है।
ایسے زنیرہ عزیز تھی. ہاں کبھی کبھار وہ زبان کا استعمال کر لیتی اور کبھی کبھار زنیرہ، لیکن اس وقت زنیرہ سے مکمل سہارا دیے ہوئے تھی اور اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ٹکایا. قاضی صاحب رضامندی طلب کر رہے تھے اور ایک نظر اس شخص کو دیکھنے کے بعد اسے رضامندی دے دی، گویا اپنی زندگی کی مہار کسی دوسرے کے حوالے کر دی ہو. وہ چاہے جس سمت لے کر جائے اس کا حق بنتا تھا اور وہ حکم عدولی تو نہیں کر سکتی تھی. مقابل نے بھی رضامندی دے دی. دونوں نے باری باری نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا لیا. سرفراز نے اسے بے قیمت دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے اس شخص کے حوالے کر دیا جو اس کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے حویلی لے کر آیا. اس کے اپنے اس کے ساتھ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر ساری رسموں کو نبھا رہا تھا. اور زینت خانم تو خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی. ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا اپنے پوتے کو اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے، اور اس سے بڑھ کر انہیں کیا چاہیے تھا. باری باری ان دونوں کی نظر اتارنے کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا. ملازمہ اسے بٹا کر گئی. اس کمرے میں بیٹھ کر وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی. بار بار ایک دوسرے میں اپنی ہتھیلیوں کو رگڑتی اور پھر بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتی. کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، لیکن وہ شخص تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد کمرے میں داخل ہوا. وہ اچھا خاصا تھک چکی تھی، لیکن اسے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر اپنی پلکوں کو گرائے چاقو چوبند بیٹھی رہی. وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ بد زبان بالکل بھی مرضی سے بند نہیں ہے. اس کی بڑی بڑی آنکھیں چیخ چیخ کر اندر پلتے ہوئے وسوسوں کو بیان کر رہی تھی. بڑی محبت اور بھرم کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا اور وہ مزید سمیٹ کر دور ہو گئی. مقابل نے نرمی سے اس کے بازو کو کھینچ کر اسے قریب کر لیا تھا. آج اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اسے غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہیں ایسی تھی جیسے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں، اور یہ بھی زج کرنے کا ایک طریقہ تھا. اپنی لڑتی ہوئی پلکوں کے ساتھ اس نے فہد افندی کو دیکھا جو کھل کر ہنس پڑا. اب اگر اجازت ہو تو جس طرح چاہوں دیکھ لوں. اب تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی سے شکایت لگا دیں گے جا کر. اس کی بات سن کر وہ نم آنکھوں کے ساتھ لبوں کو کچلتی رہ گئی. سرخ کچلے ہوئے لب. مقابل نے تڑپتے ہوئے انہیں آزاد کروایا اور پھر جھک کر ایک گستاخی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو اناری رنگت میں تمتما رہی تھی. مجھے معاف کر دیں پلیز. وہ بس وہ چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ پائی اور مقابل نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا. آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود کو جلدی سے آزاد کرواتا جا رہا تھا. اب تو اسے معافی نہیں مانگا کرتے اور ویسے بھی معاملہ بگڑا ہوا نہیں. کیا آپ مجھ سے معافی طلب کریں محترمہ؟ تم لڑتی جھگڑتی چیختی چلاتی اچھی لگتی ہو، اندر کی بھراس نکالتی ہوئی. اور فہد افندی نے خود کو مخصوص کر لیا صرف تمہیں سننے کے لیے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک دادو کے علاوہ کوئی بھی مخلص رشتہ اس کے پاس نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ مخلص رہے جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جسے یقین کرنے کی کوشش کری ہو کہ یہ حقیقت ہے. اور مقابل نے مسکرا کر اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹ کر اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیا. اس کے لبوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتے ہوئے وہ اس کے پورے وجود پر قابض ہوا تھا. اس رات کے کچھ مخصوص وعدے تھے جو اس نے اس کے کانوں میں رس کھولتے ہوئے کر لیے. اس کی نرم گرفت پر اس کی مچلتی ہوئی سانسوں اور نرم سرگوشیوں کے زیر اثر وہ سکون سے آنکھیں بند کر دی، اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی. نفرت، بدلہ، سازش، غصہ یہ خود ساختہ بنائے ہوئے کھیل ہیں. اگر ان کی طوالت نہ بخشی جائے تو یہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. اس کے وجود میں ساری شدتیں انڈیلنے کے بعد وہ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا. تم ہمیشہ سے میری ملکہ ہو جو مجھ پر حکمرانی کرے گی، لیکن کچھ قاعدے اور شرائط بھی ہوتی ہیں تاکہ حکمرانی میں کوئی فرق نہ آئے. اور وہ مسکرا کر اس کے سینے پر سرکتی آنکھوں کو بند کر کے. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس شخص کی ہمراہی میں یہ رات اس قدر حسین ہوگی. نہ صرف وہ رات بلکہ آنے والے دنوں نے اس پر ثابت کر دیا کہ وہ شخص حقیقت میں ہیرا تھا جسے قدرت نے اسے تھما کر اس کی زندگی کو مکمل کر دیا. یہ رشتے چاہے جس طرح بھی بنا لیکن ہر دن اسے مضبوط کرتا جا رہا تھا. وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا تھا، لمحہ لمحہ اسے اپنے ساتھ کا احساس دلاتے ہوئے اس پر محبتیں نچھاور کرتا، اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی. میاں بیوی کے رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کامل کر دیں. اگر دونوں ایک دوسرے کے ادھورے پن کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے وجود کو حقیر جانیں، تو رشتہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ایک ناسور بن جائے جو انسان کو ہمیشہ تکلیف دیتا رہے.
نکاح خدا کا پسندیدہ ترین تعلق ہے، سو اسے بالکل اس طرح نبھایا کریں جیسے کہ ایک پاک رشتہ ہے۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔